बंगाल में चुनावी जीत के बाद नरेंद्र मोदी ने कहा अब बंगाल में विकास होगा। बंगाल के बेहतर भविष्य के लिए बीजेपी दिन रात एक कर देगी। हर बंगाल वासी को भरोसा देता हूं, बंगाल के बेहतर भविष्य के लिए भाजपा दिन रात एक कर देगी। यानी अब बंगाल गुजरात बनेगा, गुजरात मॉडल दिखेगा बंगाल में। भारत में जब भी विकास की बात होती है तो माहौल ऐसा बनाया जा चुका है कि गुजरात का नाम आता ही गुजरात दंगों के बाद मोदी की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना होने लगी। ऐसे माहौल में मोदी को एक नई छवि चाहिए थी। वो छवि बनाई गई विकास पुरुष की। इस छवि को बनाने में सबसे बड़ा हाथ था वाइब्रेंट गुजरात समिट का। बड़े बड़े उद्योगपति आते, MOU साइन होते, फोटोज खींचते और अखबारों में सुर्खियां छपती, गुजरात में अरबों का निवेश। अखबारों में कॉलम छपने लगा, बाकी राज्य गुजरात मॉडल से क्यों नहीं सीखते। टीवी चैनलों पर बहसें होने लगी जिनमें गुजरात की तारीफ एक तय नतीजे की तरह होती। GSDP के आंकड़े उठाए जाते, किसी एक अच्छे साल को चुना जाता, उसका ग्रोथ रेट निकाला जाता और कह दिया जाता देखो गुजरात कितनी तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन असली खेल शुरू हुआ 2013-14 में, जब लोकसभा चुनावों की तैयारियां जोर पकड़ने लगी थी। गुजरात मॉडल अब सिर्फ एक राज्य की बात नहीं रहा, वो एक राष्ट्रीय चुनावी एजेंडा बन गया। बीजेपी और मोदी समर्थकों की तरफ से दावा किया जाने लगा कि अगर मोदी ने गुजरात को इतना आगे बढ़ा दिया तो पूरे देश को भी वो इसी रफ्तार से आगे ले जाएंगे। अब यहाँ एक बड़ी समस्या है, गुजरात मॉडल सालों की राजनीतिक ब्रांडिंग से बना था, तो इसे आंकड़ों की कसौटी पर परखने की जरूरत है। लेकिन वो काम न तो मुख्यधारा की मीडिया ने किया, न ज्यादातर अर्थशास्त्रियों ने। जिन्होंने किया, जैसे इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली जर्नल में छपी R नागराज और श्रुति पांडे की रिसर्च, उनकी बात उस शोर में दब गई जो गुजरात मॉडल जिंदाबाद का नारा लगा रहा था। गुजरात मॉडल की धारणा बनी कैसे, किसने बनाई और क्यों बनाई? क्या सच में गुजरात मॉडल का मतलब विकास है? इन सब सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे न्यूज़ दैट मैटर्स के वीडियो। नमस्कार, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। जब भी गुजरात मॉडल की तारीफ होती है तो सबसे पहले एक चीज सामने आती है, GDP के नंबर। कहा जाता है कि गुजरात की अर्थव्यवस्था देश में सबसे तेजी से बढ़ रही है, कि वहां का GSDP बाकी राज्यों को पीछे छोड़ चुका है, कि मोदी के CM रहते गुजरात ने जो रफ्तार पकड़ी वो बेमिसाल थी। लेकिन जब आप इन दावों को ध्यान से देखते हैं असली डेटा के साथ, लंबे वक्त के नजरिए से, तो तस्वीर कुछ और ही निकलती है। पहली बात, गुजरात की GSDP में हिस्सेदारी। 1993-94 से लेकर 11-12-2000 के आंकड़े उठाइए, गुजरात का हिस्सा पूरे देश की कुल GSDP में कितना रहा? जवाब है 7% से 8% के बीच, बस इतना ही। न कोई बड़ी छलांग, न कोई ऐतिहासिक उछाल, बल्कि पहले दशक के कुछ सालों में तो यह हिस्सेदारी 7% से भी नीचे चली गई। और जो 8% का आंकड़ा 2011-12 में दिखा, वो दरअसल 1996-97 में भी यही था। मतलब साफ है, 15 सालों में गुजरात वहीं का वहीं खड़ा रहा जहां था। जो असाधारण विकास का दावा किया जाता, वो दावा इस एक तथ्य से ही हवा हो जाता है। दूसरी बात, पर कैपिटा इनकम की रैंकिंग। यह शायद सबसे साफ तरीका है किसी राज्य की असली हालत समझने का। अगर गुजरात सच में बाकी राज्यों से आगे निकल रहा था तो उसकी पर कैपिटा इनकम रैंकिंग में सुधार दिखना चाहिए। लेकिन हुआ क्या? 1993-94 में गुजरात 9वें नंबर पर था, 2011-12 में 9वें नंबर पर ही, अभी भी 9वें नंबर पर। बीच के कुछ सालों में यह 6ठे नंबर तक पहुंचा, कुछ सालों में 12वें तक भी गिरा, लेकिन आखिरकार वो वहीं लौट आया जहां से चला। 3 दशकों में एक पायदान का भी स्थायी सुधार नहीं। अब एक जरूरी सवाल, तो फिर इतने जोर शोर से ग्रोथ के दावे होते क्यों थे? इसका जवाब छुपा है एक स्टैटिस्टिकल चाल में। होता यह था कि किसी एक साल का या किसी छोटे टाइम पीरियड का ग्रोथ रेट उठाया जाता था। मान लीजिए किसी एक साल में गुजरात की GSDP 15% बढ़ी तो बस वही नंबर उछाल दिया जाता। यह नहीं बताया जाता कि उससे पहले के साल में वो -5% था या उसके बाद के साल में 2%। जब आप GSDP के एनुअल ग्रोथ रेट के ग्राफ को देखते हैं तो पता चलता है कि नंबर कितने उछलते कूदते रहते हैं। यही वजह थी कि R नागराज जैसे अर्थशास्त्रियों ने एक अलग तरीका अपनाया। उन्होंने ग्रोथ रेट की जगह रैंकिंग और शेयर देखा लंबे वक्त में, और जब आप यही तरीका अपनाते हैं तो सारा चमत्कार गायब हो जाता है। गुजरात ना तो राष्ट्रीय औसत से कहीं ज्यादा तेज बढ़ा, ना ही उसने अपनी रैंकिंग में कोई खास सुधार किया। जो भी दिखा वो राज्य की वही रफ्तार थी जो पहले से चली आ रही थी। और यहां एक और बात समझना जरूरी है, गुजरात पहले से ही एक अमीर राज्य था।
देश की कुल आबादी का सिर्फ 4.9% हिस्सा होते हुए भी वो देश की कुल जीडीपी में 7.9% का योगदान देता था। 42% से ज्यादा आबादी शहरी थी, जो राष्ट्रीय औसत से काफी ज्यादा। यानी गुजरात कोई पिछड़ा राज्य नहीं था जिसने अचानक छलांग लगाई, वो पहले से आगे था और आगे ही रहा। बस उसकी पहले से चली आ रही बढ़त को मोदी के नेतृत्व का चमत्कार बताकर पेश किया गया। अब यहां इंडस्ट्री का हाल भी देख लीजिए। गुजरात को इंडस्ट्रियल पावर हाउस कहा जाता है। गुजरात की अर्थव्यवस्था में इंडस्ट्री का हिस्सा 37% है, जबकि पूरे देश का औसत सिर्फ 27.5% का है। मैन्युफैक्चरिंग में गुजरात का रैंक देश में दूसरा है, सिर्फ महाराष्ट्र के बाद। और रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग में उसकी हिस्सेदारी 1993-94 के 11% से बढ़कर 2011-12 में 16% तक पहुंच गई। कागज पर यह सब बहुत प्रभावशाली लगता है, लेकिन जैसे ही आप थोड़ा और अंदर जाते हैं, चौंकाने वाला सच सामने आ जाता है। ये पूरी इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो इतने गर्व से पेश की जाती है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा दरअसल सिर्फ 2 रिफाइनरीज की देन है। जामनगर में बैठी रिलायंस की रिफाइनरी और एसआर की रिफाइनरी, बस इन 2 कारखानों ने गुजरात की रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग की पूरी तस्वीर बदल दी। 2000-2001 में पेट्रोलियम रिफाइनिंग का गुजरात की रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग में हिस्सा था महज 4%, और 2004-05 तक आते आते उछलकर पहुंच गया 26.7%। यानी 5 सालों में एक इंडस्ट्री ने पूरी मैन्युफैक्चरिंग की कहानी पलट दी, और यह सिलसिला जारी रहा। 2005-06 में यह हिस्सेदारी 32% तक चली गई। अब जरा रुककर सोचिए, क्या सिर्फ 2 रिफाइनरीज की वजह से किसी राज्य को इंडस्ट्रियल पावर हाउस कहना सही है? क्या यह वाकई उस राज्य के ब्रॉड बेस्ड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की निशानी है? जवाब है बिल्कुल नहीं। और इसकी वजह समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि ये रिफाइनरीज काम कैसे करती हैं। पेट्रोलियम रिफाइनिंग एक इंपोर्ट डिपेंडेंट इंडस्ट्री है, मतलब कच्चा तेल बाहर से आता है समुद्र के रास्ते, उसे यहां रिफाइन करके फिर एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। ये एक तरह का प्रोसेसिंग हब है। इसमें कैपिटल बहुत लगता है, मशीनें बहुत होती हैं, लेकिन लोकल वर्कर्स की ज़रूरत उतनी नहीं होती जितनी किसी टेक्सटाइल मिल या स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में होती है। और सबसे अहम बात, इसका गुजरात की बाकी अर्थव्यवस्था से जुड़ाव बहुत कम है। ना तो ये इंडस्ट्री स्थानीय कच्चे माल पर निर्भर है, ना ही इसके प्रोडक्ट मुख्य रूप से गुजरात के लोगों के काम आते हैं। ये एक तरह का एनक्लेव है, राज्य के अंदर है पर राज्य से जुड़ा नहीं। अब सबसे ज़रूरी सवाल, अगर पेट्रोलियम रिफाइनिंग को हटा दें तो बचता क्या है? जवाब बहुत असुविधाजनक है। पेट्रोलियम हटाओ तो गुजरात की बाकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का हिस्सा दरअसल घटा है, बढ़ा नहीं है। यानी जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ दिखाई जाती है वो एक इंडस्ट्री की वजह से है, और बाकी सब इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल्स, केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग गुड्स, इनका रिलेटिव कंट्रीब्यूशन जो है कम हुआ है। गुजरात मॉडल की तारीफ सिर्फ इंडस्ट्री तक नहीं रुकती। जब भी इस मॉडल के हिमायती बोलते हैं तो एक और दावा जरूर आता है कि गुजरात ने खेती में भी कमाल कर दिया है। कहा जाता है कि 2000 के दशक में गुजरात की एग्रीकल्चरल ग्रोथ ने पूरे देश को सरप्राइज कर दिया। बीटी कॉटन की क्रांति, पानी का बेहतर इस्तेमाल, किसानों की बढ़ती आमदनी से ये सब बड़े गर्व से सुनाई जाती है। लेकिन ये भी अधूरा सच है। 2001-02 से 2011-12 के बीच गुजरात की एग्रीकल्चरल जीएसडीपी में हिस्सेदारी सच में बढ़ी, करीब 5% से 7% तक। यह उछाल दिखता है और इसे ही कृषि चमत्कार बताया जाता है। लेकिन यहां पर एक बहुत जरूरी सवाल है जो कोई नहीं पूछता, यह बढ़त किसकी तुलना में और किस आधार पर है? जब आप 1993-94 से पूरी टाइमलाइन देखते हैं तो पता चलता है कि 1990 के दशक में गुजरात की एग्रीकल्चर बुरी तरीके से गिरी थी। सूखे, बाढ़ और नीतिगत उपेक्षा की वजह से उस दशक में राज्य की खेती को गहरा नुकसान हुआ। तो 2000 के बाद जो उछाल दिखा वो दरअसल उस गिरावट की भरपाई थी। खोई हुई जमीन वापस मिली, नई जमीन नहीं जीती गई। इसे चमत्कार कहना वैसे ही है जैसे कोई बीमार पड़कर ठीक हो जाए और उसे सुपर ह्यूमन रिकवरी बता दिया जाए। कॉटन की बात करें तो यह सच है कि गुजरात में बीटी कॉटन का फैलाव 2000 के बाद तेजी से हुआ और इससे कपास की पैदावार बढ़ी। लेकिन इस कहानी का दूसरा पहलू भी है जो अक्सर छुपा दिया जाता है। बीटी कॉटन एक ऐसी फसल है जिसमें पानी की खपत बहुत ज्यादा है और गुजरात में इस पानी की जरूरत पूरी हुई ग्राउंड वाटर के बेतहाशा दोहन से। जमीन के नीचे का पानी इतनी तेजी से खींचा गया कि कई इलाकों में वाटर टेबल खतरनाक स्तर तक चली गई। यानी जो ग्रोथ दिखी उसकी एक बड़ी कीमत चुकाई गई और वो कीमत आने वाली पीढ़ियों को भी चुकानी पड़ेगी। अक्टूबर 2001 में जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने, उस वक्त राज्य पर कुल कर्ज था करीब 53,000 करोड़ रुपए। और जब वो 2014 में दिल्ली के लिए निकले प्रधानमंत्री बनने हेतु, तो पीछे छोड़ गए 1,65,000 करोड़ रुपयों का कर्ज। यानी 13 सालों में गुजरात का कर्ज 3 गुने से भी ज्यादा हो गया। अगर गुजरात मॉडल इतना सफल था, अगर निवेश इतना आ रहा था,
अगर इंडस्ट्रीज इतनी फल फूल रही थी तो राज्य का खजाना भरना चाहिए था ना, कि कर्ज का पहाड़ खड़ा होना चाहिए था। यह कर्ज बताता है कि विकास की जो दावत सजाई गई उसका बिल आम गुजराती के सिर पर डाला गया। बड़े कॉरपोरेट्स को सस्ती जमीन, सस्ता पानी, टैक्स में छूट और इन सब की भरपाई के लिए सरकार उधार लेती रही। द लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर मैट्रेस घटक ने गुजरात को डार्कनेस अंडर लैंप्स कहा। बड़े उद्योगपतियों को वाइब्रेंट गुजरात समिट में लाल कालीन बिछाकर बुलाया जाता था। जमीन औने पौने दामों पर दी जाती थी। पानी जैसे सार्वजनिक संसाधन उद्योगों को दिए जाते थे। पर्यावरण के नियमों को नजरअंदाज किया जाता था। और इन सब के बदले में क्या मिला आम गुजराती को? नौकरियां नहीं, क्योंकि जो इंडस्ट्रीज आई जैसे पेट्रोलियम रिफाइनिंग, वो कैपिटल इंटेंसिव थी, लेबर इंटेंसिव नहीं। उन्हें मशीनें चाहिए थी, मजदूर नहीं। तो जो निवेश आया उसने रोजगार नहीं बनाए, सिर्फ जीडीपी के नंबर बढ़ाए। गुजरात में अनएम्प्लॉयमेंट रेट राष्ट्रीय औसत से ऊपर रही। 60 लाख गुजराती युवा, जिनमें 80% इंजीनियरिंग ग्रेजुएट शामिल थे, नौकरी नहीं ढूंढ पा रहे थे। एक राज्य जो खुद को इंडस्ट्रियल पावर हाउस कहता है, जहां वाइब्रेंट गुजरात में अरबों के एमओयूज होते हैं, वहां के इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स बेरोजगार घूम रहे हैं। ये विरोधाभास अपने आप में गुजरात मॉडल की सबसे बड़ी आलोचना है और हकीकत भी। और इसी के साथ आते हैं छोटे उद्योगों की तबाही की कहानी। गुजरात हमेशा से अपने स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस यानी एसएमईज के लिए जाना जाता रहा। सूरत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री, राजकोट की इंजीनियरिंग यूनिट्स, अहमदाबाद के छोटे कारखाने, ये गुजरात की असली आर्थिक रीढ़ थे। लेकिन गुजरात मॉडल के दौर में इन्हें नजरअंदाज किया गया। बड़े कॉरपोरेट्स पर सारा ध्यान दिया गया। छोटे उद्यमी खुद ही जूझते रहे। और फिर जब 2016 में डिमोनेटाइजेशन हुई और उसके बाद जीएसटी का अधकचरा इंप्लीमेंटेशन हुआ तो इन छोटे उद्योगों पर दोहरी मार पड़ी। नतीजा यह हुआ कि 10 सालों में गुजरात 60,000 से ज्यादा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बंद हो गई। लाखों मजदूरों की नौकरियां गई। विकसित गुजरात में 2,57,000 से ज्यादा बच्चे कुपोषित हैं। एक राज्य जो खुद को देश का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल सक्सेस स्टोरी बताता है, वहां के बच्चे भरपेट खाना नहीं खा पा रहे। यह सिर्फ एक नीतिगत विफलता नहीं है, एक नैतिक विफलता भी है। जीडीपी बढ़ रहा था और उसी वक्त गुजरात का बच्चा कुपोषण से लड़ रहा था। इससे ज्यादा साफ सबूत और क्या चाहिए कि गुजरात मॉडल की ग्रोथ आम आदमी तक पहुंची नहीं। इसके लिए एक इंडेक्स है जिसे PQLI कहते हैं, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। ये 3 चीजों को से मिलकर बनता है। लिटरेसी रेट यानी साक्षरता, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी शिशु मृत्यु दर, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी औसत उम्र। ये तीनों मिलकर बताते हैं किसी राज्य में आम इंसान की जिंदगी की क्वालिटी कैसी है। जीडीपी बताता रहा कि राज्य कितना पैसा बना रहा है। PQLI बताता है कि वो पैसा इंसानों की जिंदगी में कितना उतर रहा है। 2001 में गुजरात की PQLI रैंकिंग देश के 17 बड़े राज्यों में क्या थी? 7वीं। और 2011 में 7वीं। 10 साल में एक पायदान का भी फर्क नहीं पड़ा। जिस दशक में गुजरात मॉडल का सबसे ज्यादा शोर था, उस पूरे दशक में गुजरात के आम इंसान की जिंदगी की क्वालिटी राष्ट्रीय पैमाने पर जहां थी वही रही। और यह 7वां नंबर भी कोई बहुत गर्व की बात नहीं है, क्योंकि गुजरात की पर कैपिटा इनकम के हिसाब से जहां वो देश के सबसे अमीर राज्यों में गिना जाता है, उसे PQLI में भी ऊपर होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। केरल पहले नंबर पर है और केरल की पर कैपिटा इनकम गुजरात से कम है। यानी कई ऐसे राज्य हैं जो गुजरात से कम अमीर हैं, लेकिन अपने नागरिकों की जिंदगी की क्वालिटी के मामले में गुजरात से आगे हैं। साक्षरता की बात करें, गुजरात में 2011 में साक्षरता दर करीब 79% थी। राष्ट्रीय औसत 74%, यानी थोड़ा बेहतर, लेकिन उतना नहीं जितना एक विकसित राज्य से उम्मीद होती। केरल में उसी वक्त साक्षरता दर 94% थी। तो आखिरकार पूरी कहानी है क्या? गुजरात एक पहले से अमीर राज्य था, वो अमीर रहा, उसकी रैंकिंग बनी रही। कुछ इंडस्ट्रीज खासकर पेट्रोलियम ने जीडीपी में बड़ा योगदान दिया, लेकिन इस सबका फायदा आम गुजराती तक नहीं पहुंचा। सामाजिक विकास में कोई छलांग नहीं लगी और जो गुजरात मॉडल पूरे देश को बेचा गया वो एक पॉलिटिकल ब्रांडिंग जैसा दिखा, एक केयरफुली कंस्ट्रक्टेड नैरेटिव, एक चुनावी जरूरत से पैदा हुआ मिथ। असली डेटा, असली रिसर्च और असली जमीनी हकीकत ये सब मिलकर एक ही बात कहते हैं, विकास हुआ पर इंसान का नहीं, नंबर्स का। तो क्या वेस्ट बंगाल को नंबर्स के विकास के लिए तैयार रहना चाहिए, या फिर गुजरात से सबक लेते हुए नरेंद्र मोदी वेस्ट बंगाल की भारतीय जनता पार्टी की यूनिट को कहेंगे कि भाई इंसानों का विकास हो? वक्त बताएगा। आपको क्या लगता है? आपकी राय हमारे लिए जरूरी है, इसलिए इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिख दीजिए। अगर चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। एक ही गुजारिश हम करते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।